नमस्कार। बुर्के पे बहस अब जब चल निकली है तो आइए देखें कि इस आग को भड़काया कैसे गया और किसने भड़काया। इस वीडियो के लिए मैंने स्क्रीनशॉट विजय पटेल जी के ट्वीट से लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बहस भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये वही वजह है जिसकी वजह से तालिबान ने मलाला पर गोली चलाई थी। भारत के किसी भी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। हम लोग ये भी देखेंगे कि कम्युनिस्टों और मीडिया ने बुर्के को स्त्रियों पर लादने में क्या भूमिका निभाई है। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2021 से, जब एक उग्रवादी विचार रखने वाला तथाकथित छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कॉलेजों में अपनी मेंबरशिप बढ़ाने का अभियान शुरू करता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया कट्टरपंथी इस्लामिक समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हिस्सा भी है। गौर कीजिए कि कैंपस फ्रंट या पॉपुलर फ्रंट नाम सुनने में कहीं से भी मजहबी नाम नहीं लगता। ये पूरी तरह सेक्युलर नाम लगते हैं। शिवसेना, श्री राम सेना या फिर बजरंग दल जैसे नामों में लोग इतनी चतुराई नहीं दिखा पाते। इस घटना के कुछ ही दिनों के अंदर बुर्के के पैरोकारों में से 4 की ट्विटर प्रोफाइल तैयार हो जाती है। इन सभी ने तभी से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रोपेगेंडा के ट्वीट और हैशटैग को कॉपी पेस्ट करना और फैलाना शुरू कर दिया था। गौर करने लायक यह भी है कि बीबीसी के एक इंटरव्यू में इसमें से एक ने कहा था कि वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की सदस्य नहीं है। उन्होंने बुर्के पर विवाद शुरू होने के बाद ही तथाकथित पीड़िताओं से बात शुरू की थी। क्या वे सच बोल रही थी? कम से कम उनके ट्विटर प्रोफाइल की एक मामूली सी पड़ताल से ऐसा तो नहीं लगता। वो जिस किस्म का प्रोपेगेंडा फैला रही थी उसके नमूने कुछ और ही गवाही देते हैं। उन्होंने 1 नवंबर 2021 को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के हैशटैग अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। यह अभियान नई शिक्षा नीति के खिलाफ था। जैसा कि मुस्कान की ट्वीट में नजर आता है, यह हैशटैग कैंपेन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ही था। उनके ट्विटर कैंपेन के पोस्टर भी इसमें साफ देखे जा सकते हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इसका अगला ट्विटर अभियान 8 नवंबर को शुरू किया था। यह अभियान बाबरी मस्जिद के लिए था। जिस किस्म की भाषा का इस कॉपी पेस्ट ट्वीट में इस्तेमाल किया गया है वो भी देखने लायक है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रमुख ने भी इस कैंपेन में हिस्सा लिया था। उसके ट्वीट भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद 11 नवंबर 2021 को कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए एक ट्विटर अभियान चलाया। जैसा कि ट्वीट देखने से लगता है, किसी व्हाट्सएप ग्रुप या किसी टूल किट के जरिए हैशटैग को बढ़ावा दिया जा रहा होगा। इसके बाद फिर से 19 नवंबर 2021 को एक हैशटैग अभियान शुरू होता है। यह अभियान भी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ही था। इसके बाद 19 नवंबर 2021 को एक हैशटैग अभियान शुरू होता है। यह अभियान भी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ही था। इसमें भी भद्दी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी कॉपी पेस्ट के जरिए हैशटैग को ट्रेंड करवाने की कोशिशें दिख जाती हैं। 2 दिन बाद अजान को लेकर कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने 21 नवंबर को एक अभियान चलाया। इसमें भी इन्हीं ट्विटर हैंडल्स से लड़कियों की सक्रिय भागीदारी साफ नजर आ जाती है। आपका ध्यान शायद संघी जैसे शब्दों और हिंदुओं को नेपाल भाग जाने के लिए कहने पर चला जाएगा। कुछ दिन बाद 12 दिसंबर को एक और अभियान चला जो कि गिरफ्तार किए गए एक अपराधी रऊफ शरीफ के लिए था। ये अभियान भी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का ही था और यहां भी लड़कियों का कॉपी पेस्ट करना और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना साफ साफ दिखता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये राउल शरीफ कौन है, तो बताते चलें कि ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी यानी सचिव है। इसे सीए से संबंधित दिल्ली दंगों जैसे जघन्य मामलों में पैसे की अवैध लेन देन के संबंध में 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि यह राउल शरीफ हाथरस मामले में भी शामिल था। इतने से यह तो साबित हो जाता है कि संभावित आतंकी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने
संभवतः इन लड़कियों को उग्रवादी और कट्टरपंथी रास्ते पर धकेल दिया था। यह भी साफ है कि लड़कियों की कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया में ठीक ठाक पहुंच और पहचान भी थी। ये एक सफेद झूठ है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इनसे बुर्का विवाद शुरू होने के बाद संपर्क किया। अब ज्यादा महत्वपूर्ण मामलों की तरफ चलते हैं। कॉलेज कैंपस से ही कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के मसूद मन्ना ने 31 दिसंबर 2021 को इन लड़कियों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया था। वामपंथी और इस्लामिक वेबसाइट्स के लिए लिखने वाले मीर फैजल ने 1 जनवरी को इनका इंटरव्यू लिया। मीर फैजल के ट्विटर में द वायर का नाम भी लिखा देखा जा सकता है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ इन लड़कियों ने 2 जनवरी 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस मुहिम को और आगे ले चली। अगली प्रोपेगेंडा की मदद इन्हें 13 जनवरी 2022 को मिली। यहां भी द वायर का नाम कॉमन है। वामपंथी छात्र संगठनों के साथ साथ एनडीटीवी 19 जनवरी 2021 को तस्वीर में आया। इसके अगले ही दिन 20 जनवरी 2022 को एक और वामपंथी पत्रकार ने आकर अपनी भूमिका निभाई। इसके आगे अगर हम लोग इनके वकील देवदत्त कामत को देखें तो वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की लीगल समिति में होने के लिए हाल ही में खबरों में थे। वो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में थे। वो रिपब्लिक टीवी पर चलाए गए फर्जी मामले में भी थे। सवाल ये है कि क्या लावण्या पर धर्म परिवर्तन के दबाव के कारण जो उसे आत्महत्या करनी पड़ी, क्या ये उस मामले से ध्यान हटाने की कवायद है? ऐसे सवाल कई हैं और ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना आमतौर पर लोग नहीं चाहते। ये वो सवाल हैं जो पूछे ही नहीं जा रहे। ये वो सवाल हैं जो एक आम भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छात्राओं का राजनीति में कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर अगर बात हो तो ये सारे सवाल और ये सारे जवाब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंत में इस सारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए विजय पटेल जी का धन्यवाद। उनके ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कृपया यह जानकारी और लोगों तक पहुंचाने में मदद जरूर करें। शेयर करना, रिट्वीट करना न भूलें। धन्यवाद।